हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल। ठीक है, 10th सीबीएसई। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पोलिनोमियल के बारे में ऑलरेडी आप 8th में सीखा है, 9th में सीखा है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा पोलिनोमियल चैप्टर है, लेकिन इसके पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल के बारे में जानना जरूरी है। सपोज करो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो 3x² प्लस 9x प्लस 6, ठीक है, y² प्लस 5y प्लस 6, ये सब क्या है? पोलिनोमियल है हमारा। तो पोलिनोमियल तो ये है, लेकिन देखो पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। एक सिंपल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? p ऑफ x, मतलब पोलिनोमियल विद वेरिएबल x। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना? p ऑफ y, पोलिनोमियल विद वेरिएबल्स y। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, और भी पोलिनोमियल होते हैं। जैसे हमारे पास कुछ पोलिनोमियल ले लिया, 5x³ y, फिर 3x² y², फिर आपका 9x y³, ऐसे भी पोलिनोमियल होते हैं। ठीक, प्लस 3। ठीक है, ये भी पोलिनोमियल है। ये भी पोलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल। ये भी दिस वन पोलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल, दिस वन पोलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल, दिस वन पोलिनोमियल विथ 2 वेरिएबल। तो इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है px, y, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आए बात समझ में? तो देखो हम एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने देख लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे p ऑफ x से भी कर सकते हैं, g ऑफ x से भी कर सकते हैं, g ऑफ y से भी कर सकते हैं। ठीक है, h ऑफ x भी कर सकते हैं, h ऑफ y भी कर सकते हैं। ये भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। मतलब जब एक पोलिनोमियल के अलावा दूसरा पोलिनोमियल भी आ जाए तो उसको g ऑफ x भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझ में? तो ऐसे ये सब हायर क्लासेस में बेसिकली यूज किया जाता है। तो इसको मैं बता देता हूँ, मतलब ऐसे भी पोलिनोमियल होते हैं जो p के अलावा भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अलग लेटर से। आइए बस समझ में? तो हम ये सब 11th क्लास में सीखेंगे, तो इसको अभी देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें कुछ और भी टर्म्स होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन देख लिए, p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ x, y, ये हो गया। दूसरी बात हम करेंगे डिग्री के बारे में। ठीक है, डिग्री के बारे में। तो डिग्री जो होता है, ठीक है, पोलिनोमियल मतलब डिग्री हम कैसे डिफाइन करते हैं? पोलिनोमियल की जो भी पोलिनोमियल, उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होता है वो उस पोलिनोमियल का डिग्री डिसाइड करता है। ठीक है, तो पहले वाले फर्स्ट पोलिनोमियल में डिग्री कितना है? 2। ठीक है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। आई बात समझ में? इसमें देखो दूसरे वाले पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? अगर मान लो यहाँ पर 3 होता, सपोज करो 3 मान लिया, तो ये उस पोलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? 3 है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होता है? उस पोलिनोमियल के डिग्री डिसाइड करती है। अब यहाँ पर देखो इस वाले में, तो थर्ड वाले में डिग्री क्या है हमारे पास? देखो जितने भी वेरिएबल उसकी पावर को ऐड करके देखो, ये कितना है? 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? 4 है। तो डिग्री क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो हम 10th क्लास में हम इस टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम ये इन दोनों टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ये हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। और भी सारी चीजें हैं, देखो यहाँ पर जैसे डिग्री के बारे में होता है, मतलब जिससे मतलब और भी एक चीज बताना चाहूंगा, जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होनी चाहिए हमेशा होल नंबर होना चाहिए। मतलब डिग्री जैसे बोल सकते हैं डिग्री बिलोंग्स टू होल नंबर, मींस जो x की पावर है हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब अगर मान लो एग्जांपल में हम देखा जाए, तो अगर मान लो मैं ऐसे कंसीडर करूं x की पावर 1/2 प्लस 3, ये पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो x डिग्री है, पावर है, वो हमारा क्या है? फ्रैक्शन में आ रहा है। हमारा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं होगा। मतलब इट्स नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल्स। ठीक है, अगर मान लो और √x प्लस 1 बाई ये तुम्हारा 3x³, ये पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा। यही चीज लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x की पावर 2, ये भी क्या होगा? पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट x की पावर -2 प्लस 3x³
देखो x की पावर क्या है, माइनस में आ रही है, -2 आ रही है, तो मैं सब इसका पोलिनोमियल नहीं हूं, मतलब नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में। डिग्री के बारे में देखा, और डिग्री हमारी कैसे होती है, वो हमारा फ्रैक्शन में ना ही हो सकता है, ना ही हमारा निगेटिव में भी हो सकता है, ना ही निगेटिव हो सकता है पावर, ना ही हमारा फ्रैक्शन हो सकता है। क्या होना चाहिए, केवल होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। तो हमें डिग्री देख लिया, डिग्री कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम काम करेंगे, इसको बिठा देते हैं। जो पॉलिनोमियल होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ तुम्हारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। जो टर्म्स होगा, देखो यहाँ पर टर्म्स की बात कर लेते हैं। टर्म्स का मतलब जो हमारे पास प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड होता है, तो जिससे मतलब पहले पॉलिनोमियल का अगर हम बात करें तो कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, 3 टर्म्स है। और ये टर्म्स कौन से हैं, 3x², 9x और 6, ये क्या बोलेंगे, टर्म्स है, मतलब ये अलग अलग प्लस माइनस से सेपरेटेड हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे पॉलिनोमियल में, सेकंड पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3। आई बात समझ में। अगर मान लो मैं और बढ़ा दूं, चलो मान लो 3y+7, अब कितने टर्म्स हो गए, 4 हो गए। कौन कौन से टर्म हो गए, y का क्यूब, 5y², 3y एंड 7, ये सब क्या है, टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 हैं। आई बात समझ में, ठीक है। फिर थर्ड वाले पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1 2 3 4, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 4। कौन कौन से होंगे, 5x³ y, फिर 3x² y², 9x y³ एंड 3, ये सब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो अब टर्म्स के बारे में हमने देख लिया। अब ये जो टर्म्स होते हैं ये होता है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जो टर्म्स होता है ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो यहां पर देखो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स की बात करें, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब हमें पता है, वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो नंबर हमारे x, y एंड z के फॉर्म में होते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है। और जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट का मतलब होता है वो थ्रू आउट इक्वेशन हमारी वैल्यू चेंज ना हो, जैसे 2 3 5 5/2 √5, ये सब क्या है, कांस्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वैसे नंबर जो थ्रू आउट इक्वेशन उसकी वैल्यू कभी ना चेंज हो, वैसे टर्म को हम कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल मतलब कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू। तो जैसे मतलब कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 4 5/2 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें कांस्टेंट क्या है आपका, मतलब अगर मान लो 3 को अलग कर देते हो, ठीक है, 3 को अलग कर देते हो तो इसमें मतलब पहले वाले इक्वेशन में, ठीक है, x/3 5/2 √3 ये सब होते हैं कांस्टेंट। जैसे पहले वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ। फर्स्ट वाले में हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है, एक ही वेरिएबल से, ठीक है, एक ही वेरिएबल है। और कांस्टेंट कितने हैं, 1 2 3, मतलब 3 9 6, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। आई बस समझ में, क्लियर है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन में वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है कि नहीं, एक ही वेरिएबल है, y केवल एक वेरिएबल है, ठीक है। इनके कांस्टेंट कितने हैं, कांस्टेंट 1 है कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 5 है, 3 है एंड 7, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एंड थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में वेरिएबल क्या है, x एंड y, दो वेरिएबल है, x, y, दो वेरिएबल है यहाँ पर। और कांस्टेंट कितने हैं, 5 3 9, 5 3 9, ठीक है, 3, ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, क्या अगर मान लो एक वेरिएबल एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो, जैसे अगर मैंने पूरे को लिया, जैसे यही पूरे के लिए 9x, तो ये क्या काम करेगा, ये वेरिएबल का काम करेगा, क्योंकि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल होता है। क्योंकि हमें यहाँ पता कांस्टेंट की वैल्यू तो पता है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू हमें नहीं पता। फाइनली वो क्या देगा, हमें एक वेरिएबल ही देगा, ठीक है। उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, x की वैल्यू नहीं पता, मतलब ये वेरिएबल होगा। जैसे 3x, ये भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने पर हमें वेरिएबल ही मिलता है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होता। अगर दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो,
और अलग अलग देखा जाए तो ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, ये वेरिएबल। आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। इतनी बात हो गई, टर्म्स के बारे में देख लिया, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में देख लिया, उसके बारे में। अब हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट के बारे में, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल में आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट के बारे में, मतलब कोएफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म को ही हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो देखो पहले में देखो कोएफिशिएंट अब बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 9 है। ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन 1 मार्क में। आई थिंक 9th क्लास में ऑलरेडी पूछ रखा है कि कोएफिशिएंट फाइंड आउट करो, ठीक है। अब इसमें बोल देगा कोएफिशिएंट ऑफ 3 क्या होगा, 1 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जैसे मतलब पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म भी होता है, ठीक है। जनरल फॉर्म मतलब उसी से सारा पॉलिनोमियल डिराइव किया गया है। तो कोएफिशिएंट का अगर जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। सपोज करो P ऑफ n है, ठीक है, फॉर n टर्म्स के लिए ये लिख सकते हैं an x की पावर n, an -1 x की पावर n -1, an -1 -2 x की पावर n -2 अप टू कहां तक जाएगा, लास्ट टर्म क्या होगा a1 x की पावर 1, फिर a0 x की पावर 0, फाइनली लास्ट में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। देखो कांस्टेंट लीनियर, ये भी हम पढ़ेंगे। इसको मैं ऐसे भी लिखा जा सकता, और p ऑफ n इसको मतलब या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। पहले ये वाला टर्म a0 x की पावर 0, a1 x की पावर 0, सॉरी a1 a2 x की पावर 2 अप टू कहां तक जाएगा, लास्ट a n -1 x की पावर n -1 प्लस an x की पावर n। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल। किसी किसी बुक में ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, किसी किसी बुक में ऐसे रिप्रेजेंट, मतलब दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स के बारे में हम बात कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो इसको बहुत बच्चे बोलेंगे ये आया कहां से, तो बेसिकली आप हायर क्लास में इसको सीख पाओगे कि बेसिकली ये कहां से डिराइव हुए हैं, ठीक है। तो जो बच्चे साइंस लेंगे वो हायर 11th क्लास में इसको अच्छे से डिटेल में सीख सकते हैं कि ये कहां से बेसिकली डिराइव हुआ है, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ इसमें टर्म्स है, जैसे an -1 an-2, ठीक है, अप टू an-3 अप टू a1 a0, ये हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। आई बात समझ में? फिर क्या होता है आपका कांस्टेंट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, xn -1 xn -2 अप टू x की पावर 1 x की पावर 0। तो ये तो तुम्हारा क्या कांस्टेंट ही देगा, ये सब क्या है, वेरिएबल है, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट जैसे an x की पावर n, an -1 x की पावर n -1, फिर ये सब आगे जाके a1 x की पावर 1, a0 x की पावर 0, ये सब क्या है, टर्म्स है, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब प्लस साइन से सेपरेटेड है। तो मैंने अभी बताया आपको टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या होता है, फिर वेरिएबल क्या होता है। तो जनरल फॉर्म में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो जनरल फॉर्म हो गया। अब हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप से पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। तो देखो इसका हम जनरल फॉर्म तो लिख लिए, अब पॉलिनोमियल का हम टाइप्स देख लेते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को बेसिकली दो टाइप्स है, एक तो बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन टर्म्स, ठीक है। तो यहां पर देखो पहला जो पार्ट है बेसिस ऑन डिग्री या पावर बोल सकते हैं, पावर, ठीक है, डिग्री एंड पावर। और
बोल सकते हैं, फिर बेसिस ऑन टर्म्स। ठीक है, अब मैंने ये बताया कि इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री हमारा होगा n, ठीक है, क्योंकि nth टर्म के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली देखो ये जो पावर होता है ना, पावर को हम तीन नाम से बुलाते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। जैसे ये पावर है, सपोज करो 3x² प्लस 9x प्लस 6, ये जो पावर होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। मतलब ये जो पावर है ना, वेरिएबल की पावर है, इसके तीन नाम है, डिग्री भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, चार नामों से बुलाया। और ये नीचे जो है उसको बेस बोलते हैं। ठीक, ऐसे बोला जाता है। क्लियर है, तो इसके चार नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, आएगा समझ में। अब यहां देखो नेक्स्ट हम देखेंगे मतलब पावर के हिसाब से कितने पॉलिनोमियल डिसाइड किए गए हैं। तो देखो यहाँ पहला जो है, जब x की पावर 0 हो, ठीक है, x की पावर अगर 0 होता है तो उस पॉलिनोमियल का जो नाम दिया गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल की पावर जो होगी वो 0 होगी। मींस अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज करो कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो जैसे 3, 5/2, √3, ठीक है, आपका मतलब 6, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब क्यों है कांस्टेंट, अगर मान लो x की पावर, यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, y की पावर 0 लिख सकते हैं, z की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का पावर अगर हम 0 लिखते हैं वो ऑलरेडी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये हिडन मोड में रहता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये अंडरस्टूड होता है कि मतलब यहाँ पर जो भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसको बाद में करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको बाद में करते हैं। तो इसको हम अगर मान लो पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, 3। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू 3, मतलब ये क्या दे रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे रहा है। मतलब p ऑफ x इक्वल टू आपका 5/2, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री, अब डिग्री की बात कर ले, डिग्री। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, 0, क्योंकि जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, एग्जांपल हमने ये देख लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे देख लिया, और उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। आई बात समझ में, तो इसकी डिग्री 0 होती। अब देखो इसका ग्राफिकल व्यू देख लेते हैं। ग्राफिकली अगर मान लो समझ में आपके है एक्सरसाइज 1.1 में, मतलब आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन से ग्राफ बना रखा है, बोलेगा कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई बात समझ में, तो वैसे भी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो अगर मान लो ग्राफिकल व्यू देखा जाए, सपोज करो ग्राफिकल व्यू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे p ऑफ x इक्वल टू 3 है, तो p ऑफ x का मतलब होता है y इक्वल टू 3। आई बात समझ में, इसको और भी डिटेल में हम हायर क्लास में पढ़ सकते हैं। p ऑफ x को हम y में लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, और p ऑफ y को हम x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो p ऑफ x इक्वल टू मतलब y हो गया, तो इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो हम देखो ध्यान से यहाँ पर बना लेते हैं। सपोज करो हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 0 1 2 3 1 2 3 आई बात समझ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या हमारे पास y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 3 का ग्राफ, ये बेसिकली क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो एज ए स्ट्रेट लाइन जाता है। स्ट्रेट लाइन जाएगा मतलब पहले तो स्ट्रेट लाइन जाएगा और पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस मोस्टली ग्राफ आते हैं। ठीक है, जैसे y इक्वल टू 3, अगर मान लो यही होता p ऑफ x इक्वल टू -2, तो -2 के लिए क्या होता, -1 -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा p ऑफ y इक्वल टू -2, मतलब ये x एक्सिस को कट नहीं करते हैं। ये ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ये पैरेलल टू x एक्सिस के ग्राफ जाते हैं। ठीक है, मोस्टली आई बस समझ में। अब जैसे मतलब अब बोलोगे p ऑफ y का बना, p ऑफ y इक्वल टू 3 या 4, कोई भी ले सकते हो। p ऑफ y का मतलब ये क्या है, x इक्वल टू
4, ये बात समझ लो। तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, ये 4। तो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में सीख रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसे बनाते हैं, y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है, ये क्या होगा, x इक्वल टू 4 का ग्राफ होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो कांस्टेंट टर्म के जो ग्राफ है कांस्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस बनता है, ये पैरेलल टू y एक्सिस बनता है। आई बात समझ में। तो ये मैंने आपको ये बता दिया कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो हमें समझ में आ गया, रिप्रेजेंटेशन देख लिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल देख लिया, उसके एग्जांपल देख लिया, उसका ऐसे पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देख लिया, डिग्री देख लिया एंड ग्राफिकल व्यू देख लिया, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब हम देखेंगे सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी सबको। अब देखो सेकंड पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम, जिसकी पावर 1 हो जाए, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल की कंडीशन क्राइटेरिया में पुट किया, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, कंडीशन यहाँ पर अप्लाई है a नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या है, सपोज करो हमारे पास 3x प्लस, जैसे एक वैल्यू 0 पुट करो, 0 इंटू एक्स प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 प्लस बी, मतलब फाइनली क्या है b क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या होगा, अगर हम a की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना बने, इसीलिए हमारा क्या a नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन पुट कर रखा है, ठीक है। तो आई बात समझ में। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं 3x प्लस 4, 5/2 x प्लस 9, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। रूट 3x प्लस 6, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू 5/2 x प्लस 9, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। अगर मान लो y वेरिएबल है, जिसे मतलब ये लिख दिया y 3y प्लस 6, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो p ऑफ y इक्वल टू 3y प्लस 6, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो y वेरिएबल वाला बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, x वेरिएबल वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।